नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। और आज हम देखने वाले हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय को। जी हाँ, साइंस में आज हम समझेंगे बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। इसमें से बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम उन बिंदुओं को कवर करेंगे। तो एक क्लास बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी सभी परीक्षाओं में, जैसे टेट, सी टेट, रीट, राजस्थान टेट, डेट ट्रिपल एसबी, सुपर टेट, केबीएस इत्यादि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से वीडियो उपयोगी होगी। तो जो भी साथी, जो भी मित्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इन चैप्टर से उनको भी लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम समझने वाले हैं गति एवं बल को, मोशन एंड फोर्स को। देखिए गति क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए एक कोई बिंदु है, एक पिंड में स्थिति के परिवर्तन को ही गति कहते हैं। कोई पिंड है, उसमें स्थिति में उसकी परिवर्तन हो जाए, उसे हम गति कहेंगे, मोशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पे बी है। तो ए बिंदु यहाँ चल के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसकी जो स्थिति, इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं? वो पहले यहाँ था, फिर इसके बाद यहाँ आ गया। इसकी स्थिति में परिवर्तन, इसे हम गति कहते हैं। देखिए गति इसकी सिंपल परिभाषा हो गई, लेकिन गति को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। देखिए जो भी गति होती है, हम स्वयं को देखकर गति का अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं समझ पाएंगे गति हो रही है। हम किसी और को देख के हम गति का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेनें चल रही है। क्या है? दो ट्रेनें चल रही है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। दो ट्रेन चल रही है सेम डायरेक्शन में, सेम दिशा में और सेम स्पीड से चल रही है। जब ये ट्रेनें चल रही है, तो अगर हम इस ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की से इस ट्रेन को देखेंगे, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि गति हो रही है। लेकिन जैसे हम इधर देखेंगे, उस साइड देखेंगे, समझ जाएंगे अच्छा गति हो रही है, ट्रेन चल रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ट्रेन गति कर रही है। तो हम, और जैसे ये ट्रेन आगे चल रही है या ट्रेन पीछे चल रही है, तब भी हम इसको देख के समझ जाएंगे ट्रेन गति कर रही है। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठते हैं, कोई भी बस हो या कोई भी गाड़ी हो, ट्रेन मान लीजिए बैठते हैं, जैसे ट्रेन चलती है, जैसे झटका लगता है तो हम आगे की तरफ क्या होता है, झुक जाते हैं। जैसे आगे की तरफ हम झुक जाते हैं, तब लगता है कि नहीं ट्रेन चल दी। जब हमारी स्थिति में जैसे कुछ परिवर्तन आता है तब हम समझ जाते हैं, लेकिन हमारी सेम स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। समझ गए गति? एक और एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि सब लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी होती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और चंद्रमा जो होता है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो क्या हम गति कर रहे हैं इस टाइम? जी हाँ, गति कर रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गति तो कर रहे हैं, लेकिन हम खुद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम वही जाएंगे चंद्रमा पर, जब चंद्रमा पर से देखेंगे कि नहीं पृथ्वी गति कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, चाहे सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो समझेंगे कि पृथ्वी गति कर रही है। और पृथ्वी पर हम हैं तो हम भी गति कर रहे हैं। समझ गए? तो ऐसे हम जो मोशन होता है, जो गति होता है, हम किसी और को देख के पता लगा लेते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी पर बैठे हैं, आराम से गाड़ी जा रही है, हमें एहसास नहीं हो, जब हम देखें कि नहीं अच्छा देखें रोड पे को पेड़ भी जा रहा है, अच्छा तब समझे कि नहीं गति करे। क्योंकि हम अपने आप को स्थिर मान लेते हैं और उसको गति समझते हैं,
तब पेड़ जा रहा होता है। उससे हम जब पेड़ को स्थिर मानेंगे तब हम अपने आप को मानेंगे कि नहीं, गति हम कर रहे हैं। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आप गति के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर समझ गए होंगे। चल एक बार फिर एग्जाम्पल और परिभाषा को रिकॉल करते हैं कि स्थिति में किसी पिंड को स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। तो गति में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए पहला है गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। इसमें कहाँ से प्रश्न बनते हैं, देखिए इसमें प्रश्न बनते हैं आपका रेखीय गति। कितने प्रकार के होते हैं, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप्य गति। देखिए यहीं से आपका मैक्सिमम बीटीसी प्रथम सेमेस्टर में प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखते हैं रेखीय गति। देखिए रेखीय गति क्या होता है, एक सीध में चलती है। जैसे ए बिंदु हुआ, चल के यहाँ से बी बिंदु तक चली, इसे हम कहेंगे रेखीय गति। रेखीय गति कहेंगे। वृत्तीय गति मतलब एक गोला में चक्कर लगाती है, एक गोला में चक्कर लगाती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चल के यहाँ आ गई, इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष पर ही चक्कर लगा लेती है। जैसे मान लीजिए कि ए है, ये मार्कर है, इधर देखिए ए है, ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहा है। जब अपने अक्ष पे घूम रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे घूर्णन गति, अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो पृथ्वी कौन सी गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। अब समझते हैं दोलन गति को। दोलन गति क्या होता है, देखिए दोलन गति होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी तय करती, इधर भी उतनी दूरी इधर भी। जैसे घड़ी का पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम होता है, ये अपना समान दूरी तय करता है, इधर जितना ऊपर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। जो घड़ी में लगे होते हैं उसे घड़ी का पेंडुलम कहते हैं, ठीक, घड़ी का पेंडुलम। और इसके बाद एक झूला होता है, झूला समझते हैं, जब झूला में भी कौन सी दोलन गति होती है, क्योंकि झूला जितना उधर जाता है उतना ही इधर भी जाता है, वो होता है दोलन गति। दोलन गति के एग्जाम्पल बीटीसी में पूछे जाते हैं, आप एग्जाम्पल को समझ जाएंगे। झूला की गति, घड़ी का पेंडुलम। अब समझते हैं प्रक्षेप्य गति क्या होती है। देखिए प्रक्षेप्य गति वो गति होती है, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेल रहा है और कोई मार दिया बॉल को, जैसे बॉल ऊपर से आती है तो उसको हम कैच करते हैं, तो बॉल को ऐसे हाथ अपना पीछे करते हैं। ऐसे पीछे क्यों करते हैं, क्योंकि जब आ रहे जो उसकी गति स्पीड तेज होती है तो उसको स्पीड में थोड़ा सा रुक पकड़ने के लिए, और जो बॉल होता है वो हाथ से छूट ना पाए और हमें चोट ना लगे, इसलिए उसको हम हाथ को पीछे ले जाते हैं। इसे हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो गति कितने प्रकार हुए, तो गति के प्रकार समझे। अब समझते हैं गति में दो और बिंदु है जो इस गति से बहुत ही गहरा संबंध होता है, वो है दूरी और चाल को। चाल बराबर एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल तभी मानी जाएगी जब इसमें दूरी भी दिया हो और समय भी दिया हो। जैसे मान लीजिए कि एक पिंड ए बिंदु पर है, इसको बी बिंदु तक जाने में दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये दूरी है 1 किलोमीटर। यहाँ से पिंड को यहाँ तक जाने में कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी ना। और जब दूरी तय करेगा तो कुछ ना कुछ समय भी यहाँ लगेगा। मान लीजिए कि 10 मिनट का समय लगा, 10 मिनट का समय लगा, तो वही चाल होता है कि इसमें दूरी भी और समय दोनों शामिल होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको आप याद कर लेंगे। इसमें से इस सूत्र पर परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब समझते हैं न्यूटन की गति का नियम। समझते हैं न्यूटन थे कौन। देखिए न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन है, और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में इन्होंने जो गति के तीनों नियम है, इन्होंने उसमें उसका विवरण पूरा दिया है, और उसी किताब में इन तीनों नियमों को दिया गया है। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, मतलब भौतिक विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जो न्यूटन की जो भी नियम है, इनका नियम खगोल शास्त्र में जितने भी पिंड, आकाशीय पिंड होते हैं, पृथ्वी होती है, जितने भी पिंड है, वो पिंड जो भी चक्कर लगाते हैं, इन चक्कर में जिस प्रकार गति करते हैं, उसका पूरा पूरा संबंध इनके नियमों से मिलता जुलता है। इसलिए इनको फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। अब समझते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखिए, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि कोई वाय बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। देखिए, ये वस्तु है, डस्टर है, और ये अपनी अवस्था में है। इसकी स्थिति में परिवर्तन कब करेंगे? जब कोई वाय बल मतलब बाहरी बल लगाएंगे। ये बाहरी बल लगा देंगे तो क्या हुआ? ये गिर गई। जब बाहरी बल लगा दी, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गई। बाहरी बल, अगर एयर मतलब हवा से भी बल लग जा रहा है तो भी वह परिवर्तन हो रहा है। मतलब यही नियम है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यह है न्यूटन का प्रथम नियम। अब समझते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहा जाता है। देखिए, संवेग का नियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई वस्तु किसी तेज गति से, किसी तेज वेग से आ रही है तो उसको रोकने के लिए हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अधिक बल का प्रयोग कर तभी रुक सकती है। मतलब कोई वस्तु तेज आ रही है तो धक्का हमें बहुत तेज गति से देगी। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसका मतलब ब्रेक फेल हो गया। हाँ, ब्रेक नहीं लगाए हैं, वो चल रही है। जब चल रही है, जितनी स्पीड से जाएगी उसको रोकने के लिए उतना ही हमें बल लगाएंगे तभी रोक पाएंगे। अगर उससे बल कम होगा तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। यही है दूसरा नियम। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, जब मैच चल रहा है तो कोई कैच आ रही है। जब कैच आ रही है तो क्या करते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, उसे रोकने के लिए अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं। जब हाथ पीछे क्यों लाते हैं? क्योंकि जो उसका जो जिस वेग से वो आ रही है वो वेग थोड़ा कम हो जाए और हाथ से गेंद छूटे ना और अधिक चोट ना लगे, इसलिए उसको हाथ को हम पीछे ले जाते हैं। समझ गए? ले जाते हैं। तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम। अब समझते हैं तृतीय नियम। देखिए, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्यों? देखिए, इस नियम के अनुसार जब हम कोई काम करेंगे, जो क्रिया करेंगे उसका तुरंत प्रतिक्रिया होगा। जैसे आपने देखा होगा मूवी में जब पिस्तौल चलाते हैं तब ऐसे दोनों हाथ से पकड़ चलाते हैं। क्यों दोनों हाथ से पकड़ के? इसलिए चलाते हैं कि वो झटका पीछे देती है। जितना स्पीड से गोली आगे निकलेगी उतनी स्पीड से वो पीछे भी आएगी। हम अगर नाव से उतरते हैं, जैसे नाव से हम बाहर आएंगे, नाव से ऊपर आते हैं, स्थल पर आते हैं, तो नाव पीछे चली जाती है। वो होते क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये हुआ न्यूटन के तीनों नियम। अब समझते हैं बल की अवधारणा। ठीक है, बल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होती है? देखिए, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं होते सिर्फ परिमाण होता है उसे हम अदिश कहते हैं। तो इसमें ये पूछा जाता है बल सदिश है कि अदिश है? तो बल क्या है? बल हमारा सदिश राशि है जो किसी पिंड के वेग को बदल देता है। जैसे मान लीजिए कि एक पिंड है, इस पर अगर हम इसको यहाँ से इसको हम धक्का लगाएंगे तो इसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा, बदल देगा। हाँ, और जैसे बोर्ड है, इसको बोर्ड की इधर से हम इधर धक्का लगाएंगे तो बोर्ड इधर चल जाएगा। तो ये हमारा बल होता है। देखिए, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और पहला नियम, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें वाय बल लगाकर
उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। समझे कि यही बल की भाई परिभाषा ऐसे ही मिलती जुलती है। जब कोई वस्तु जिस अवस्था उसी अवस्था में रहेगी, अगर उस बल लगा कर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन कर तो बल लगेगा ना, तो वो बल लगेगा। अगर हम यहाँ इधर बोर्ड इधर बल लगा रहे हैं, जब इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब हमारा बल शून्य होगा। हम अपने तरफ से फोर्स लगा रहे हैं पूरा, लेकिन बल शून्य हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए बल का एक सूत्र होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र होता है बल बराबर F बराबर ma, ये सूत्र होता है। इसको याद करने का आसान तरीका है कि F से होगा जाएगा फादर, FATHER, फादर बराबर मां। मतलब कि बल बराबर जो द्रव्यमान और त्वरण होगा, इसका गुणनफल बराबर द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल ही हमारा बल होगा। तो याद करने के लिए सबसे बेहतरीन सूत्र फादर बराबर मां आप याद करेंगे। बल का सूत्र F बराबर ma। अब समझते बल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बल, चुंबकीय बल क्या होता है। देखिए मैग्नेट फोर्स क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक क्षेत्र होगा, जैसे इस क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में चुंबक है। जब यहाँ कोई केंद्र है तो इसके अंदर जो भी वस्तु रहेगी ये अपनी तरफ खींचेगी, आकर्षित करेगी। इस एरिया में से कहीं भी अगर यहाँ चुंबक यहाँ पर अगर लोहा रख दिए तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ये वह चुंबकीय बल। जैसे पृथ्वी कोई वस्तु ऊपर फेंक दे रहे हैं तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, इसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई वस्तु ऊपर फेंकने पर पृथ्वी अपने अंदर खींच लेती है। चुंबक बल जो एक निर्धारित क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में जो भी वस्तु रहेगी वो अपने केंद्र की ओर खींचेगी, ये हुआ हमारा चुंबकीय बल। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं, इसको मान ऊपर फेंक दिए तो नीचे गिर गया, यह ऊपर फेंक दे फिर भी मारकर नीचे आ गया ना। जब कोई वस्तु ऊपर फेंकने से नीचे आ जाता है उससे ये हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल के भी खोज किए थे न्यूटन ने भी इस बल को दिया था, इस बल के नियम को, कि जब कोई वस्तु पर फेंकते हैं तो वो नीचे खींचती है, क्योंकि पृथ्वी में कोई ना कोई बल कार्य करता है, जिस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए। पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर वस्तु खींचती है। चुंबकीय बल एक एरिया होगा और इस एरिया में जो भी वो समान वस्तु रहेगी ये केंद्र अपनी तरफ खींचेगा, ये हो चुंबकीय बल। अब देखिए नाभिकीय बल क्या होता है। नाभिकीय एक होता है कि जो हर बलों से इसका मतलब बहुत काफी होता है, बहुत तेज होता है, अधिक होता है। जैसे सूर्य के होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण उसमें प्रकाश होता है। जब हाइड्रोजन हीलियम आपस में जब विस्फोट करते हैं तो ये होता है नाभिकीय बल। जब आपस में विस्फोट करते हैं तो होता है नाभिकीय बल। अब पेशीय बल क्या होता है। जब कोई काम हम अपने शरीर से कर रहे हैं, जो हमारे मांसपेशियां होती हैं इनका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए इस सामान को उठा रहे हैं, बहुत भारी इसको उठा रहे हैं, जब इसको उठाने में कहीं ना कहीं हमारे मांसपेशियों का भी इसमें यूज हो रहा है, इस बल का, इसे हम कहते हैं पेशीय बल। घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल होता है जब, इसको विरोधी बल भी कहा जाता है। घर्षण बल को विरोधी बल भी कहा जाता है, क्योंकि इस बल को रोकता है। जब हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, घर्षण के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। देखिए जो गाड़ी होती है, गाड़ी के टायर में जो निशान होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी है, ये टायर है, इसमें छोटे छोटे ऐसे निशान होते हैं। ये निशान क्यों होता है। क्यों, घर्षण बल के लिए। जब ब्रेक मारते हैं तो ये रुक जाती है। ठीक है। घर्षण बल कम करने के लिए मशीनों में ग्रीस या मोबिल इसका हम यूज करते हैं कि घर्षण बल कम हो जाए। जब मशीनों में घर्षण बल अधिक होगा तब उसके कल पुर्जे टूट फूट जाएंगे। इसलिए साइकिल में, मशीन में
बेयरिंग में हमेशा ग्रीस या तेल लगाते हैं क्योंकि घर्षण बल कम हो जाए, और घर्षण बल नहीं रहेगा तो हम आगे चल नहीं पाएंगे। उस चलने के लिए एक पैर को रोकना पड़ता, तभी हम दूसरा पैर आगे बढ़ाते हैं। ये हुआ घर्षण बल। लास्ट है हमारा विद्युत बल। देखिए विद्युत बल क्या हुआ, विद्युत बल इलेक्ट्रिसिटी पावर फोर्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत बल एक विद्युत संबंधित बल है। जैसे मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा है, कोई कागज का टुकड़ा होगा, ठीक है। इस कागज के टुकड़े पे और एक मार्कर है, एक कागज थोड़ा टुकड़ा कर लेंगे और इस पेन को सर में रगड़ करके ऐसे करेंगे तो एक कागज अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये होता है विद्युत बल। जो इलेक्ट्रिसिटी बल होता है, जैसे कोई लाइन पकड़ लिया, लाइन अपनी तरफ खींच लेती है, तो होता है विद्युत के पास भी कोई बल होता है जो अपनी तरफ खींचती है। अगर हम लाइट के पास जाएंगे तो लाइट अपनी तरफ खींचती है, वो होता है विद्युत बल। जब छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को हम कंघी या पेन से रगड़ के उसको ऊपर उठाते तो होता है हमारा आवेश, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। जहाँ आवेश उत्पन्न होगा वो होगा हमारा विद्युत बल। तो पूरे बल के कंसेप्ट को आप समझ गए। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं केमिस्ट्री के चाहे फिजिक्स के एक अच्छे चैप्टर के साथ आपके इसी चैनल पे, जिसका नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन वाला। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।